दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया, एकदम चकाचक। चलो इस वीडियो में पढ़ते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। देखो, कोरोनरी सर्कुलेशन में एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीज़ें हमको जानना ज़रूरी है नॉर्मल कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में, और कौन सी आर्टरीज करवाती हैं इसके बारे में। देखो, about one third of all deaths in industrialized countries of the western world result from coronary artery disease। तो वन थर्ड जो डेथ होती हैं इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में, वो किसके, वेस्टर्न वर्ल्ड में किसके द्वारा होती हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज के द्वारा होती है। अब फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ द कोरोनरी ब्लड सप्लाई देखें तो किसके द्वारा होगा? आप लोग पहले से जानते होंगे, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज मेनली द एंटीरियर एंड लेफ्ट लेटरल पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, whereas the right coronary artery supplies most of the right ventricle as well as the posterior part of the left ventricle in 80 to 90% people। तो राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है राइट वेंट्रिकल को, मोस्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल को, और एज वेल एज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो पोस्टीरियर पार्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल उसको भी सप्लाई करता है। लेकिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये एंटीरियर एंड लेफ्ट लेटरल पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है। तो मोस्ट ऑफ द कोरोनरी वेनस ब्लड फ्लोज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर मसल्स रिटर्न टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट बाई वे ऑफ कोरोनरी साइनस, विच इज अबाउट 75% ऑफ टोटल कोरोनरी ब्लड फ्लो, जो कि 75% टोटल कोरोनरी ब्लड फ्लो का होता है। और भैया लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी द्वारा ब्लड आ गया, वो ले जाया जाएगा स्मॉल एंटीरियर कार्डियक वेन द्वारा। मिडल कार्डियक वेन, लार्ज कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन पढ़े होंगे, स्मॉल वो सब क्या होती हैं, इसको ब्लड को ले जाएंगे। तो स्मॉल एंटीरियर कार्डियक वेन और एक थेबेसियन वेन होती है विच जो इम्पटी होती है डायरेक्टली इनटू ऑल चैम्बर्स ऑफ द हार्ट में, ये भी ब्लड को ले जाएंगी जो कोरोनरी आर्टरी द्वारा आया। अब नॉर्मल कोरोनरी ब्लड फ्लो देख लेते हैं। तो ये एवरेज 5% होता है कार्डियक आउटपुट का। नॉर्मल कोरोनरी ब्लड फ्लो जो होता है 70 ml पर मिनट पर 100 ग्राम्स ऑफ हार्ट वेट, जो हार्ट वेट का 100 ग्राम्स है उसमें 70 ml पर मिनट नॉर्मल कोरोनरी ब्लड फ्लो होता है। अब ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये उल्टा है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, राइट कोरोनरी आर्टरी दिखाया हुआ है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दिखाया हुआ है, और ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, अब पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये सब चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर एनाटॉमी नहीं पढ़नी है आपको, बस कुछ चीज़ें पढ़नी है फिजियोलॉजी के बारे में। अब देखो, हम साइलेंट फीचर्स देखते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन का। अगर आपको कोरोनरी सर्कुलेशन आया लिखने को तो आप लोगों को ये सब चीज़ें लिखना पड़ेगा। तो पहले नंबर लिखोगे 4 to 5% का ऑफ कार्डियक आउटपुट, दैट इज 225 ml पर मिनट इज रिसीव्ड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो इन राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज बैरीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड का वो बैरीज करता है राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज में। सम इंडिविजुअल आर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंट, अदर्स राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंट, या कुछ ऐसे होंगे जिसमें दोनों डोमिनेंट होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कोरोनरी आर्टरीज एट रेस्ट इज हाई, जो एक्सट्रैक्शन होता है ऑक्सीजन का कोरोनरी आर्टरीज से वो रेस्ट पे हाई होता है। कोरोनरी ब्लड फ्लो इज क्लोजली कपल्ड टू कार्डियक मेटाबॉलिज्म। कोरोनरी सर्कुलेशन shows auto regulation of blood flow. Coronary blood flow is phasic, more during diastole and minimal during systole। तो जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है वो मोर कब होगा डायस्टोल कंडीशन में, और मिनिमम कब होगा सिस्टोल कंडीशन में। दिस फेजिक नेचर इज मोर प्रोनाउंस्ड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये जो फेजिक नेचर है ये मोर प्रोनाउंस किसके लिए होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए। कोरोनरी ब्लड वेसल्स आर इंड आर्टरीज, ये इंड आर्टरीज होती हैं कोरोनरी ब्लड वेसल्स, लेकिन बट है फंक्शनल एनास्टोमोटिक वेसल्स कॉल्ड कोलेटरल्स। फंक्शनल एनास्टोमोटिक वेसल्स होता है, इसे कोलेटरल्स भी कहते हैं, वैसे ये इंड आर्टरीज होती हैं। तो ये बात हो गया। अब ये ग्राफ में आप समझ सकते हैं कि सिस्टोल के दौरान देखो कोरोनरी ब्लड फ्लो कम है और डायस्टोल के दौरान कोरोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा है। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखिए। कार्डियक मसल कंप्रेशन काज फेजिक चेंज, जो कार्डियक मसल का कंप्रेशन होगा तो काज करेंगे फेजिक चेंज इन कोरोनरी ब्लड फ्लो ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल, तो ये बता चुका हूँ ऊपर ही। अब ईपीकार्डियल वर्सेस सब इंडोकार्डियल कोरोनरी ब्लड फ्लो इफेक्ट ऑफ इंट्रामायोकार्डियल प्रेशर, तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिए। देखिए, ये है एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरी है, और जो ये नीचे क्या है, सब इंडोकार्डियल आर्टेरियल प्लेक्सस दिखाया हुआ है, कार्डियल मसल है, कार्डियक मसल है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है।
अब कंट्रोल ऑफ द कोरोनरी ब्लड फ्लो देखते हैं। कंट्रोल होता है लोकल मसल मेटाबॉलिज्म इज़ द प्राइमरी कंट्रोल ऑफ द कोरोनरी ब्लड फ्लो। तो आपको इतना याद रखना है कि लोकल मसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है, प्राइमरी कंट्रोलर ऑफ कोरोनरी फ्लो होता है। पिछला वीडियो देखे होंगे तो लोकल मसल मेटाबॉलिज्म के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोकल मसल मेटाबॉलिज्म इज़ द प्राइमरी कंट्रोलर ऑफ द कोरोनरी फ्लो। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो फ्लो बढ़ता है। ऑक्सीजन डिमांड एज ए मेजर फैक्टर इन लोकल कोरोनरी ब्लड फ्लो रेगुलेशन। तो जो ऑक्सीजन डिमांड है वो मेजर फैक्टर होता है लोकल कोरोनरी ब्लड फ्लो रेगुलेशन में। ये भी पिछले वीडियो में आप अच्छे से समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब नर्वस कंट्रोल ऑफ द कोरोनरी ब्लड फ्लो बात करते हैं। तो नर्वस कंट्रोल कैसे होता है, ऑटोनोमिक नर्व्स द्वारा होगा, जो हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं, और वो अफेक्ट करेगा कोरोनरी ब्लड फ्लो बात डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, जैसे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो किसके द्वारा होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो गया तो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं एड्रिनल मेडुला से। इंक्रीज जो कि बहुत इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट एंड हार्ट कंट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज करता है, जिसके कारण रेट जो है मेटाबॉलिज्म का वो बढ़ जाएगा तो कोरोनरी सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। वहीं पर बेगल स्टिमुलेशन हुआ तो ये रिलीज करेगा एसिटिलकोलिन को, और जो स्लोज डाउन करेगा हार्ट को एंड हैज ए स्लाइट डिप्रेसिव इफेक्ट ऑन द हार्ट कंट्रैक्टिबिलिटी। जो हार्ट कंट्रैक्टिबिलिटी स्लाइट डिप्रेसिव इफेक्ट डालेगा, जिसके कारण कोरोनरी सर्कुलेशन घट जाएगा, मतलब कोरोनरी ब्लड फ्लो कम होगा। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ नर्वस स्टिमुलाई एंड द कोरोनरी वस्कुलेचर। डायरेक्ट यानी कि डायलेशन कराया या कॉन्स्ट्रिक्शन कराया, जिससे जो एसिटिलकोलिन होगा और जो रिलीज होता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन द्वारा, वो डायरेक्ट इफेक्ट करवाता है, डायलेट करता है कोरोनरी आर्टरीज को। वहीं पर जो सिंपैथेटिक ट्रांसमीटर होता है वो नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ये दोनों करवा सकता है। ये वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्टर या वैस्कुलर डायलेटर इफेक्ट कॉज करवा सकता है, जो रिसेप्टर होते हैं उनके कारण, क्योंकि इसमें ये दो रिसेप्टर पे वर्क कर सकता है, अल्फा और बीटा रिसेप्टर। जो अल्फा रिसेप्टर होता है वो होता है कॉन्स्ट्रिक्टर, और जो बीटा रिसेप्टर होता है वो होता है डायलेटर रिसेप्टर्स। तो इसको याद करने के लिए आप याद रखना का बड़े CABD, का बड़े यानी कि सी से कॉन्स्ट्रिक्टर, ए से अल्फा रिसेप्टर और बी से बीटा रिसेप्टर और डी से डायलेटर। अब देखते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस एज ए काज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में आप जानते हैं क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा, फाइब्रिन डिपोजिशन होगा, उसके बाद कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो पहले क्या होगा, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल ग्रेजुअली बिकम डिपोजिटेड बीनीथ द एंडोथेलियम एट मेनी पॉइंट्स इन आर्टरीज थ्रू आउट द बॉडी। ग्रेजुअली दीज एरियाज ऑफ डिपोजिट्स are embedded by fibrous tissue and frequently become calcified. The net result in the development of atherosclerotic plaque. नेट रिजल्ट क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक क्यों बन जाएगा, दैट एक्चुअली प्रोट्रूड इनटू द वेसल्स ल्यूमन्स एंड आइदर ब्लॉक और पर्सली ब्लॉक ब्लड फ्लो। ए कॉमन साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक इज द फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द मेजर कोरोनरी आर्टरी। जो मेजर कोरोनरी आर्टरी होगा उसका फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर ही क्या होता है, कॉमन साइट होता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्यू का। अब एक्यूट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन देखते हैं। ये लाइफ सेविंग वैल्यूज ऑफ कोलेटरल सर्कुलेटिंग इन द हार्ट। जो कोलेटरल सर्कुलेटिंग होता है उसका वो लाइफ सेविंग वैल्यू रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि जब मान लो कि कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड फ्लो रुक गया तो अब ब्लड नहीं जा रहा है, तो जो कोलेटरल्स होते हैं जिसमें ब्लड भरा रहता है, जिसमें ऑक्सीजन होगी, वो कुछ देर के लिए हार्ट को क्या ऑक्सीजन सप्लाई करता रहेगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई करता रहेगा। इसलिए लाइफ सेविंग इफेक्ट वैल्यू होता है कोलेटरल सर्कुलेशन का। अब देखते हैं हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या, इन्फेक्शन नाम पड़ा इसलिए कि इन्फार्क्ट होता है इसमें। इन्फार्क्ट मतलब लोकलाइज एरिया ऑफ नेक्रोसिस कह दो, या लोकलाइज एरिया ऑफ द टिश्यू जहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं रुक गया है, नहीं हो रहा है। तो इमिडिएटली आफ्टर एन एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन, मतलब कि कोरोनरी जो आर्टरी है वो ऑक्लूडेड हो गई, ब्लड फ्लो सीज हो जाएगा। द कोरोनरी वेसल्स बियॉन्ड द ऑक्लूजन एक्सेप्ट फॉर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कोलेटरल्स फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग वेसल। जो कोरोनरी वेसल्स बियॉन्ड द ऑक्लूजन होगा एक्सेप्ट फॉर द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कोलेटरल में ब्लड बचा होगा, फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग वेसल्स। द एरियाज ऑफ द मसल दैट हैज आइदर जीरो फ्लो और सो लिटल फ्लो दैट इज कैन नॉट सस्टेन कार्डियक मसल फंक्शन इज सेड टू बी इन्फार्क्टेड। द ओवरऑल प्रोसेस कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन।
जो एरिया टू बिकम ओवरफिल्ड विथ स्टेगनेंट ब्लड, भैया जब ब्लड नहीं आ रहा है कोरोनरी सर्कुलेशन द्वारा, तो जो कोलेट्रल होंगी उसमें ब्लड भरा होगा। कोलेट्रल के कारण जो एरिया जहाँ पर ब्लड नहीं जा रहा है वो स्टेगनेंट ब्लड होगा, वहाँ पर रुका हुआ ब्लड होगा। तो हीमोग्लोबिन टू बिकम टोटली डीऑक्सीजनेटेड, और हीमोग्लोबिन टोटली डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि ऑक्सीजन उससे डिप्लीट हो रहा है, टिश्यू उसको यूज कर रहा है ऑक्सीजन को। देयरफॉर द इन्फेक्टेड एरिया टेक्स ए ब्लूइश ब्राउन ह्यू, तो जो इन्फेक्टेड एरिया होगी वो ब्लूइश ब्राउन कलर की हो जाएगी। और फ्यू हार्स में ऑलमोस्ट नो ब्लड सप्लाई रहेगी, जिसके कारण कार्डियक मसल सेल डाई हो जाएंगी। कार्डियक मसल्स रिक्वायर्स अबाउट 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ग्राम ऑफ मसल टिश्यू पर मिनट जस्ट टू रिमेन अलाइव, तो जिंदा रहने के लिए कार्डियक मसल्स के लिए 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ग्राम्स ऑफ मसल टिश्यू पर मिनट जस्ट टू रिमेन अलाइव के लिए ज़रूरी होता है। अब सब इंडोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। सब इंडोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब द रीजन फॉर दिस इज दैट द सब इंडोकार्डियल मसल हैज ए हाइयर ऑक्सीजन कंजप्शन। जो सब इंडोकार्डियल मसल्स होते हैं उनका क्या होता है, हाइयर ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है, एंड एक्स्ट्रा डिफिकल्टी होती है ऑब्टेनिंग एडिक्वेट ब्लड फ्लो बिकॉज द ब्लड वेसल इन द सब इंडोकार्डियल मसल सब इंडोकार्डियम आर इंटेंसिवली कंप्रेस्ड बाई सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जो सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट होता है उसके कारण ये मसल्स जो सब इंडोकार्डियम है ये कंप्रेस्ड रहता है, इसलिए डिफ़िकल्टी होती है ब्लड फ्लो में इनमें। काजेज ऑफ डेथ आफ्टर एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन, जब एक्यूट कोरोनरी ऑक्लूजन हो जाता है तो इसके कारण डेथ होता है। डेथ का कॉमन काउज होता है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाना, या ड्रेमिंग ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी ब्लड वेसल्स एंड देन डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम पल्मोनरी एडिमा। तीसरा कारण फाइब्रिलेशन ऑफ द हार्ट हो गया है, या ऑकेशनली क्या होता है, रैप्चर ऑफ द हार्ट हो जाता है। तो ये बात हो गया। अब स्टेज ऑफ द रिकवरी फ्रॉम द एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो ये आपको उतना याद नहीं रखना है, बस ध्यान होगा पहले क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड मसल्स बाय स्कार टिश्यू, रिप्लेसमेंट होगा डेड मसल का, उसके बाद वैल्यू, फिर उसके बाद में आगे का फंक्शन होगा, फिर से वो जो ब्लड वेसल्स है वो फ्लो होने लगेगा ब्लड का, और जो इन्फार्क्ट एरिया थी वहाँ के टिश्यू रिप्लेस हो जाएंगे। ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखना है। अब कुछ ये ध्यान देने से कि पेन कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में पेन कुछ होते हैं। तो पेन जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं, पेन प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, जैसे कि हिस्टामाइन, काइनिन्स और सेलुलर प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स, ये पेन कॉज करते हैं। ठीक है, तो पेन प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स रिलीज होने के कारण पेन फील होता है, जैसे कि हिस्टामाइन, काइनेस और सेलुलर प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स। अब एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बात करते हैं, जो कि कार्डियक पेन कहलाता है। एंजाइना पेक्टोरिस या कार्डियक पेन, देखो जो ये पेन होता है, दिस पेन इज यूजुअली फेल्ट बीनीथ द अपर स्टर्नम ओवर द हार्ट के ऊपर अपर स्टर्नम में फील होगा, एंड इन एडिशन इट इज ऑफन रेफर टू डिस्टेंट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। ये रिफर्ड पेन होता है डिस्टेंट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी में, मोस्ट कॉमनली टू द लेफ्ट शोल्डर, बट आल्सो फ्रिक्वेंटली टू द नेक एंड इवन टू द साइड ऑफ द फेस पे, नेक पे, आर्म पे, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट शोल्डर पे फील होगा इसका पेन। ये क्यों होता है, क्योंकि जो बॉडी रिसीव कर रही है पेन नर्व फाइबर्स फ्रॉम द सेम स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, तो जो बॉडी रिसीव करती है पेन नर्व्स फ्रॉम द सेम स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स। मोस्ट पीपल हु हैव क्रोनिक एंजाइना पेक्टोरिस feel pain when they exercise or when they experience emotions that increase metabolism of the heart or temporarily constrict the coronary vessels because of sympathetic vasoconstrictor nerve signals। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो अगर क्रोनिक एंजाइना पेक्टोरिस है, काफ़ी दिन तक अगर एंजाइना पेक्टोरिस है, तो फील पेन करेंगे जब वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे उस समय, या इमोशंस होगा उस समय फील करेंगे। क्योंकि इनके कारण क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हार्ट का इंक्रीज हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म हार्ट का इंक्रीज हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, टेम्पोरली कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा कोरोनरी वेसल, और बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नर्व सिग्नल, तो सिंपैथेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर नर्व सिग्नल के द्वारा क्या हो जाएगा, टेम्पोरली कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा कोरोनरी वेसल, जिसके कारण इमोशंस और एक्सरसाइज में ये पेन फील करेंगे।
एंजाइना पेन इज आल्सो एग्जर्बेटेड बाई कोल्ड टेम्परेचर्स आर बाई हैविंग फुल स्टमक। तो कोल्ड टेम्परेचर हो या फुल स्टमक हो तब भी एंजाइना पेन बढ़ सकता है। बात आप कुछ इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ द हार्ट, जो कि जैसे कि स्टमक, फुल स्टमक और ये कोल्ड टेम्परेचर क्या करता है, वर्कलोड को बढ़ा देता है। पेन इज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब, जो पेन होता है वो फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब होता है एज हॉट, प्रेसिंग एंड कॉन्स्ट्रिक्टिंग। कैसे कैसे डिस्क्राइब होता है पेन, हॉट, प्रेसिंग एंड कॉन्स्ट्रिक्टिंग। ट्रीटमेंट विथ ड्रग, अगर ट्रीटमेंट करना हो तो कौन सा ड्रग यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है कोरोनरी आर्टरी का, यानी कि ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो हमको क्या यूज करना होगा, वैसोडाइलेटर, जो वैसोडाइलेट कर दें कोरोनरी आर्टरी को। तो शॉर्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर्स जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ कर सकते हैं एंड अदर नाइट्रेस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। अदर वैसोडाइलेटर जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और राइनोलाजिन, ये सब तुम्हारे वैसोडाइलेटर हैं जो कि यूज हो सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। अदर क्लास ऑफ ड्रग यूज फॉर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, जो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस में यूज होगा बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स सच प्रोपेनोलॉल, स्मेलॉल और बहुत सारे होते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स सच इज प्रोपेनोल, ये क्या करता है, दीज ड्रग्स ब्लॉक सिंपैथेटिक बीटा एडिनर्जिक ड्रग्स, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, ये क्या करेंगे, ब्लॉक करते हैं सिंपैथेटिक बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखते हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, एओर्टिक कोरोनरी बाईपास सर्जरी करते हैं और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो दो चीज़ें यूज होती हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, एओर्टिक कोरोनरी बाईपास सर्जरी और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद।